नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और अब नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नववर्ष पर राज्य के 3 लाख गरीब परिवारों का गृह प्रवेश। पीएम ने कहा, हमारी सरकार घर नहीं बल्कि जिंदगी बनाती है। छत्तीसगढ़ से पहले महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री। नागपुर में रखी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट। राष्ट्रीय चेतना जगाए रखने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। देशवासियों को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। जल संरक्षण, खेल और फिटनेस के प्रति देशवासियों को किया जागरूक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में एनडीए की बैठक। अमित शाह भी हुए शामिल। चुनाव में नीतीश के नेतृत्व पर सहमति। सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा। छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 13 नक्सलियों पर था 68 लाख रुपए का इनाम। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने डाले हथियार। और कल पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आज चांद देखे जाने की घोषणा की। रोजेदारों के खिले चेहरे। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें विद्युत, तेल, गैस के अलावा रेल, सड़क और शिक्षा और आवास की योजनाएं शामिल रहीं। आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के लिए पक्की छत सुनिश्चित करने की दिशा में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी कराया गया। प्रधानमंत्री योजना के कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गरीबों की सुध नहीं ली थी, लेकिन राज्य में भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट में ही 18 लाख गरीबों के घर बनाने का फैसला लिया। ये है मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी देती है। नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था, और तब हमने गारंटी दी थी, ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और आज की विद्युत परियोजनाओं में बिलासपुर में एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। ये 9,790 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली परियोजना है। परियोजना से बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। ये अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने वाली एक और परियोजना को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना है, जिसका निर्माण 15,800 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के पास विकास के लिए नेक नियत नहीं थी और मन मस्तिष्क में बेईमानी भरी हुई थी। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ
नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। साथियों, हम यहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर भी बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। वहीं गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की परियोजनाएं शामिल रहीं। बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण पाइपलाइन, जिससे कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में गैस वितरित की जाएंगी। इसके अलावा 200 किलोमीटर से अधिक हाई प्रेशर पाइपलाइन और 800 किलोमीटर से अधिक मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइपलाइन परियोजना शामिल रही। सीएनजी डिस्पेंसिंग आउटलेट भी इसमें शामिल रहे। तो वहीं एचपीसीएल 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से भी अधिक होगी। इस बहुउत्पाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पाइपलाइन की क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से अधिक होगी। और प्रधानमंत्री ने 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी लागत 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री ने अभनपुर से रायपुर के बीच चलने वाली मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और 1,300 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं में NH 930, NH 43 के 2 लेन में अपग्रेडेशन पूरा होने पर उन्हें प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। NH 130D के 47.5 किलोमीटर के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र यानी VSK को भी समर्पित किया। वहीं पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नक्सल क्षेत्रों में विकास एक नया दौर लेकर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकारों की उदासीनता ने इसको फलने फूलने का अवसर दिया था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उस समय की सरकारों की ये उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा था। आपने तो खुद सहा है, देखा है छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार रहते थे। उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली। हमने गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नागपुर स्थित स्मृति मंदिर का दौरा किया और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की।
यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने दीक्षा भूमि पर डॉक्टर BR अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित आरएसएस के ऊर्जा पुंज पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने सभी को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि यह स्थली सभी को राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट भी बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। 2014 में स्थापित यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने 2025 से 2047 तक के कालखंड को देश के लिए अहम पड़ाव बताया। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। दीक्षा भूमि लोगों को गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नागपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री का खुलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा वहां पर फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार और अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जनता को दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं। धानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं। धानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार के लोगों को यह तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जब से बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार आई, यहां विकास की शुरुआत हुई। अमित शाह ने कहा कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। हमने पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 1 करोड़ 60 लाख घरों में जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाया। 3 करोड़ 52 लाख लोगों को हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। 1.5 करोड़ शौचालय बनाए। 9 करोड़ लोगों को हमने हर माह 5 किलो अनाज दिया। 1 करोड़ 17 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आई। गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आज सीएम आवास में एनडीए की बैठक हुई। यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। इस बैठक में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक से पहले ही नीतीश के नेतृत्व को लेकर स्थिति भी साफ हो गई थी। बैठक में भी अमित शाह ने साफ कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। पीएम मोदी और नीतीश के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर बातचीत हुई है। 225 सीट जीतने का टारगेट है, तो इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। एकजुट होकर रहना है, मजबूती से चुनाव में उतरना है, इसका आह्वान किया गया। साथ ही बैठक में कहा गया कि छोटे सहयोगी दलों के सम्मान का भी ख्याल रखा जाएगा। और इस बैठक के बारे में बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में सभी ने बिना किसी शर्त के समन्वय बनाकर चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। जी के निवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू बीजेपी के अन्य सभी नेतागण वहां मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मामले में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी ये के
कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। और इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईद के मौके पर चलाए जा रहे सौगाते मोदी के तहत आज नवीन शाहदरा में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गरीब जरूरतमंद मुस्लिमों को सौगाते मोदी किट वितरित की गई। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में गरीब मुस्लिम भी ईद का त्यौहार खुशी से मना सकें, इसकी फिक्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए गए हैं जो भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। आपको बता दें कि सौगाते मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी द्वारा पिछले सप्ताह दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया स्थित गालिब एकेडमी से किया गया था, जिसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। धनुका को दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। धनुका को दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार योगी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न आपराधिक घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 2017 से राज्य में डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों जैसी घटनाओं में 85% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार हुए हैं। साथ ही माफिया और गुंडागर्दी पर भी शिकंजा कसा गया है। 2016 की तुलना में डकैती की घटनाओं में 84.41% कमी आई है। इसके अलावा लूट के मामले 77.43% कम हुए हैं। इसी के साथ साथ अपहरण, दहेज हत्या और बलात्कार की घटनाओं में भी उल्लेखनीय रूप से कमी देखी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के माफियाओं, गैंगस्टरों और भू माफिया पर बड़े पैमाने पर कार्यवाही की है। इसके तहत 142 अरब रुपए से भी अधिक की चल अचल अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। वहीं 68 माफिया और उनके करीब 1,500 सहयोगियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 617 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 752 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी में आज हुए दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उस दौरान हुआ जब तेज हवाओं के कारण मणिकर्ण गुरुद्वारा साहब के समीप एक विशाल पेड़ उखड़ गया और सड़क की तरफ गिर गया। पेड़ गिरने के कारण कई लोग और वाहन पेड़ के नीचे दब गए।
बात एक और हादसे की। ओडिशा में बेंगलुरु और असम के बीच चलने वाली कामाख्या एक्सप्रेस के 11 एसी के डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन चौद्वार इलाके के मंगूली पैसेंजर हॉल्ट के पास डिरेल हुई। अभी तक हालांकि किसी के घायल या फिर हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं इस घटना पर कटक जिले के डीएम दत्तात्रेय भाऊ साहेब शिंदे ने बताया कि घटना में 8 लोग घायल हैं और इस घटना की जांच की जा रही है। कोई इशू नहीं था, वो यहीं पे है, उनको यहीं पे हमने स्टेबल करके रखा है। इनको थोड़ा सा छोटा इशू था, उनको जो हमारा टांगी CHC है वहां पे उनको स्टेबल करके दे आर नाउ फिट टू मूव, तो वो भी चले जाएंगे। बस 8 लोग ऐसे हैं कि जिनको रेफरल की जरूरत पड़ी तो उनको हमने SCB में शिफ्ट कर दिया, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। DRM यहाँ पे खुद है और बाकी उनके सारे ऑफिसर्स यहाँ पे खुद है, वो खुद अरेंज कर रहे हैं सारा, और जब यहाँ से लास्ट पैसेंजर जाएगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। खबर खेल के मैदान से। दिल्ली के जयपुर पोलो मैदान पर आज खेले गए आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप के फाइनल में रजनीगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर्स को 6-3 से हरा दिया। इस मैच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबले देखने के लिए मिले। काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद थे। जिंदल पैंथर्स की तरफ से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल भी खेल रहे थे और उन्होंने अपनी टीम को जिताने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास काफी नहीं था। बीते कुछ वर्षों में पोलो का खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है और युवा इसमें काफी रुचि भी ले रहे हैं। नवीन जिंदल ने कहा कि अगर भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा तो हो सकता है कि 100 साल बाद पोलो को फिर से ओलंपिक में शामिल कर लिया जाए। मैं चाहता हूं कि 2036 में पोलो दोबारा से ओलंपिक्स में आए, क्योंकि 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में पोलो था। तो इसलिए 100 साल के बाद और इन 100 सालों के अंदर चाहे वो हवाई जहाज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब तो बेहतर हुई हैं। तो आज ये कहना कि क्यों नहीं हो सकता, तो ये आराम से हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रयासरत करेंगे, और ख़ास करके क्योंकि ख़ास करके पोलो भारत की देन है पूरे विश्व को। तो इसलिए 1936 में ये ओलंपिक्स हुआ था बर्लिन में। अब 100 साल के बाद जब भारत इसको मेज़बानी करेगा, ये बहुत ऐतिहासिक होगा कि अगर उसमें पोलो भी शामिल हो। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।